अनुमान खंड के हेत्वाभास प्रकरण का विचार करते हुए कल हम लोगों ने एक पहला असिद्ध इसका विचार आरंभ किया। असिद्ध त्रिविध आश्रय सिद्ध स्वरूप सिद्ध व्याप्तत्वा सिद्ध। इस तरह से तर्क संग्रह कारण तीन तरह का असिद्ध बताया। उसमें पहला दिया आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध का अर्थ निपक्ष ही सिद्ध न होना, आश्रय की सीधी न होना, ये आश्रय सिद्ध है। पदकृत्य में इसका व्याख्यान किया कि पक्षतावच्छेद का भाववत पक्षकत्व। ये तो कैसा होना चाहिए? पक्ष में पक्षतावच्छेदक का अभाव होना चाहिए। किसमें? पक्ष में पक्षतावच्छेदक का अभाव। जैसे अरविंद अर्थात कमल तो प्रसिद्ध है, कमल अरविंद अर्थात कमल प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें गगनीयत्व प्रसिद्ध नहीं है। क्या नहीं है? गगनीयत्व। उसमें गगनीयत्व प्रसिद्ध नहीं है। अरविंद तो उसमें है लेकिन गगनीयत्व नहीं है कि नहीं? तो गगनीयत्व का अभाव है, क्योंकि गगन का कमल होता नहीं, इसलिए पक्ष ही असिद्ध हुआ। यह कहा, इसलिए एक उदाहरण हो गया पक्ष असिद्ध अर्थात आश्रय असिद्ध। यहाँ ये दोष होता है। कभी भी अनुमान किसी ने किया, इन सब दोषों में कौन सा दोष आता है ये हमको बुद्धि लगा करके ढूंढना है। और इसमें आश्रय सिद्ध है, व्यभिचार है कि असत प्रतिपक्ष है, क्या कर विरुद्ध है, ये हमको समझ में आना चाहिए और उसके अनुमान में दोष देना आना चाहिए। अब जो स्वरूपा सिद्ध है इसका विचार हम कर रहे थे। स्वरूपा सिद्ध का अर्थ है पक्ष हेत्वा भाव, पक्ष में हेतु का अभाव, यही स्वरूपा सिद्ध है। जैसे शब्द नित्य क्या अनित्य, शब्द अनित्य चाक्षुषत्वात् है ना? शब्द अनित्य है ना? अच्छा, शब्द गुण चाक्षुषत्वात् रूपवत्, ये अनुमान किए। इस अनुमान में चाक्षुषत्व जो हेतु है वह शब्द में नहीं रहता, तब चाक्षुषत्व तो रूप में रहता है। चाक्षुषत्व अर्थात चक्षुजन्य ज्ञान विषयत्व। चाक्षुषत्व अर्थात चक्षुजन्य, चक्षु से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान का विषय सिद्धेश होता है। चक्षुजन्य ज्ञान विषयत्व, ये चाक्षुषत्व है। तो शब्द में तो श्रोत्रजन्य ज्ञान विषयत्व है, श्रावणत्व है, उसमें चाक्षुषत्व नहीं। तो पक्ष में अर्थात शब्द में चाक्षुषत्व हेतु का अभाव है, इसलिए यह हेतु स्वरूपा, उसका स्वरूप ही वहाँ पर नहीं है, असिद्ध है, इसलिए स्वरूपा सिद्ध हेतु बताया गया। अब इसके बाद पदकृत्य का भी अर्थ कर रहे थे। पक्ष हेत्वा भाव स्वरूपा सिद्ध, यह बताया गया है ना। आगे सद हेतु भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्ष हेतु, इतना ही करेंगे हम। हेत्वा भाव क्या कहेंगे? पक्ष नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? क्या नहीं देंगे? पूरा लक्षण क्या है? पक्ष हेत्वा भाव क्या दिया है? पक्ष हेत्वा भाव। इतना एक स्वरूपा सिद्ध का लक्षण होता है। यदि हम ये लक्षण न दे करके पदकृत्य में लक्षण किया, मूल में नहीं किया, हम इतना ही करेंगे हेत्वा भाव। तो हेत्वा भाव इतना लक्षण करेंगे तो हेत्वा भाव सद हेतु का भी अभाव हो सकता है, पक्ष नहीं देंगे। सद हेतु का अभाव, तो सद हेतु के अभाव में लक्षण जाएगा।
उसका वर्णन करने के लिए क्या लेना पड़ा? पक्षे। तो पक्ष में हेतु का न रहना, उसे क्या कहेंगे? स्वरूप सिद्ध। आगे पढ़ना। पक्षे है, देखो, सद हेतु भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षे। आगे घटाद्य भाव वारणाय हेत्वेति। इतना ही करेंगे कि हेतु पद निकाल लेंगे, इतना करेंगे। पक्षाभाव क्या कहेंगे? पक्षाभाव। पक्ष में तो किसी का भी अभाव हो सकता है, घट का हो सकता है, मठ का हो सकता है, पट का हो सकता है, किसी का भी अभाव हो सकता है ना, है कि नहीं? तो पक्ष अभाव इतना करेंगे तो घटादियों के अभाव में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए क्या पाठ देना पड़ेगा? हेतु। किसी का भी अभाव नहीं, हेत्वाभाव। किसका अभाव? पक्ष में हेत्वाभाव, इसी को कहेंगे स्वरूप सिद्धि। अब ये जो स्वरूप सिद्ध हेतु है 4 प्रकार का है। सो अयम स्वरूपा सिद्ध, शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेषा सिद्ध भेदेन चतुर्विध। ये सो अयम, सो अर्थात वह स्वरूपा सिद्ध, वह स्वरूपा सिद्ध है। सो अयम, वह यह स्वरूपा सिद्ध हेतु कैसा कैसा है? शुद्धा सिद्ध। इसका पहला भेद क्या है? शुद्धा सिद्ध। शुद्धा सिद्ध। दूसरा सिद्ध है भागा सिद्ध। भागा सिद्ध। तीसरा हेतु है विशेषणा सिद्ध। और चौथा है विशेषा सिद्ध। विशेषणा सिद्ध, विशेषा सिद्ध। इस तरह से स्वरूपा सिद्ध 4 प्रकार का है। बहुत सरल है, कोई समस्या नहीं इसमें। इसका क्रमशः एक एक उदाहरण देते हैं। पहला शुद्धा सिद्ध। शुद्धा सिद्ध का जो उदाहरण है प्रकृति में दिया हुआ उदाहरण, अर्थात पंडा कौन सा? शब्द, गुण, चाक्षुषत्वात्। यही हेतु जो है ये शुद्धा सिद्ध है। ये कौन सा है? शुद्धा सिद्ध। क्योंकि ये पूरा ही शुद्ध अर्थात इस पूरा हेतु पूरा शुद्ध, विशेषण विशेषण कोई नहीं, पूरा शुद्ध हेतु ही पक्ष में नहीं रहता। जहाँ पर पूरा ही हेतु पक्ष में नहीं रहता वही हेतु समझ लीजिए शुद्ध है ना, पूरा हेतु। दूसरा है, तो पढ़ो आगे, शुद्धा शुद्ध श्लोक का कुछ होगा। तत्राद्यस्तु उपदर्शित एव। तत्राद्यस्तु मूले एव उपदर्शितः। मूल में ही दिखाया गया है यहाँ पर। द्वितीय यथा। अब दूसरा क्या है? भागा सिद्ध। दूसरा कौन सा है? भागा सिद्ध अर्थात एक भाग पक्ष में नहीं रहता, एक भाग पक्ष में नहीं रहता और एक भाग पक्ष में रहता है। भाग असिद्ध हो गया पक्ष में। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुणः रूपत्वात्। क्या दिया? उद्भूत रूपादि चतुष्टयम, ये क्या हो गया? पक्ष। उद्भूत रूपादि चतुष्टयम पक्ष। साध्य क्या हो गया? गुणत्वम। और ये क्या हो गया? रूपत्व। दार्वत करते हैं उसको। उद्भूत रूपादि 4 पक्ष कौन है? एक नहीं पक्ष। पक्ष उद्भूत रूपादि 4 जैसे कौन कौन? रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये कैसे होने चाहिए? सभी उद्भूत। ये पूरे पक्ष में आते हैं। उद्भूत रूपादि 4। एक कौन है? गुण है। क्यों? रूपत्व। रूपत्व हेतु कैसा है? भागा सिद्ध है। देखो, रूपत्व हेतु इन 4 में से एक नहीं रहता है, एक ही भाग में रहता है, तीनों में नहीं रहता। तो हेतु कि पक्ष के किसी भाग में रहे
और किसी भाग में न रहे। न रहे तो क्या हो जाता है? भागा सिद्ध। भागा सिद्ध दोष रहता है। पूरा ही हेतु पक्ष में नहीं रहेगा तो शुद्धा सिद्ध। पक्ष के आधे भाग में हेतु रहता है और आधे भाग में हेतु न रहता है। तो भाग में यहाँ सिद्ध हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अरे नहीं आ रहा तो टाइट बैठो, टाइट बैठो, नाटक मत करना क्योंकि आगे कर लेते जैसे थे। अभी क्या हो गया? भागा सिद्ध हो गया। पक्ष के एक भाग में हेतु का न रहना, इसे क्या कहते हैं? भागा सिद्ध। भागा सिद्ध। ठीक ना? हाँ 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 अव्याप्ति क्या है? नहीं भाग में ऐसे देते हैं, अव्याप्ति कैसे बोलेंगे? अब है ना, लक्षण तो जा रहा है ना, लेकिन पूरे में नहीं जा रहा है। पक्ष हेत्वाभाव है लेकिन आधे भाग में और आधे भाग में नहीं है, इसको क्या कहेंगे? भागा सिद्ध। अब तीसरा है विशेषण सिद्ध। तीसरा कौन सा है? विशेषण। अब इसमें विशेषण असिद्ध अर्थात पक्ष में विशेषण नहीं रहता। हेतु का जो विशेषण है वो पक्ष में नहीं रहता, उसे क्या कहेंगे? विशेषण असिद्ध। आगे क्या है? तृतीय यथा वायु प्रत्यक्ष। देखो द्वितीय में लिखा उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुण रूपत्वाद इत्यत्र रूपत्व हेतु हो पक्षैक देश आवृत्तित्वेन, पक्ष के एक देश में न रहने से, है ना, तस्य भागे यानी पक्ष के एक देश में स्वरूपाद सिद्धत्वम, पक्ष के एक देश में यह हेतु स्वरूपाद सिद्ध हो गया। पक्ष के एक देश में हेतु नहीं रहा तो इसीलिए क्या कहेंगे? हमें इसे भागा सिद्ध कहते हैं। दूसरा है वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। क्या दिया? वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। अब मुझे बताइए इस अनुमान में पक्ष कौन है? पक्ष कौन है? पक्ष कौन है? वायु प्रत्यक्ष पक्ष आपने बात करा है। पक्ष कौन है? वायु। साथ देखे है प्रत्यक्षत्वम बोला कर रखा है। जीवा निकालने से कुछ नहीं आता। अभी तक इतने अनुमान दिए आपको पहले बताया। यदि साध्य के आगे पहला प्रथमांत कभी विपक्ष होता है, दूसरा प्रथमांत साध्य होता है, पंचमांत तृतीयांत हेतु होता है। तो इसमें पहला प्रथमांत जैसा है वैसा पक्ष, दूसरे प्रथमांत में यदि वान मान लगे है तो उसको निकाल करके बचेगा वह साध्य है, और यदि वान मान कुछ नहीं जोड़े तो जोड़ करके साध्य लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें वान मान कुछ नहीं है तो उसके आगे थोड़ा जोड़ करके साध्य बनेगा। यदि इतनी भी बुद्धि नहीं है तो भगवान ही बचा ले। न्याय के लिए थोड़ी बुद्धि भी चाहिए, वहाँ मनुष्य थोड़ा चंचल भी चाहिए। सबने अलग अलग, कोई शास्त्र में पारंगतता हासिल करनी चाहिए, कोई न्याय में अच्छा हो, दूसरा वही हो लेकिन न्याय अच्छा करे क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए, कोई व्याकरण अच्छा करे पूरा, अर्थात सिद्धांत कौमुदी आगे भी पढ़े, और कोई मीमांसा पूरी करे क्योंकि मीमांसा ये हुए होने पर उस परंपरा को जिंदा रख सकते हैं, उस ग्रंथों को चला सकते हैं ना। मीमांसा बहुत आजकल अद्वैत सिद्धि पढ़नी है ना, तो मीमांसा बहुत अपेक्षित होती है क्योंकि बार दृष्टांत मीमांसा के आता है, और मीमांसा के दृष्टांत आए रे आए आदमी की बुद्धि ठप्प हो जाती है। इसलिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि पूर्व काल में
मीमांसा बहुत प्रचलित थी, तो उनके दृष्टांत देकर सिद्धांत समझाना सीधा पड़ता था। या अंग्रेजों के काल में ये नए आदि से बंद पड़ गए और मीमांसा कर्मकांड मीमांसा का विचार कम हो गया, मीमांसा बंद पड़ी, तो फिर बंद पड़ने के बाद कार्य नहीं चला। अब समझ में आती है नहीं मीमांसा, इसलिए पढ़ने के बाद ही चलती नहीं है ना ज़्यादा, पढ़ने के बाद आता है। तो मीमांसा का बहुत अपेक्षा हो रहती है, मीमांसा पढ़नी चाहिए। आएंगे आगे, पहले आत्म संग्रह पढ़ाएंगे, फिर बाद में देखा जाएगा मैं आगे कौन कौन पढ़ने के लिए तैयार है। आगे उसी हिसाब से पाठ चलाने पड़ेंगे। अब देखो वायु और यहाँ पर हेतु है रूपवत्वे सती स्पर्शवत्वा। क्या हेतु है? रूपवत्वे सती स्पर्शवत्वा। रूपवत्वे सती स्पर्शवत्वा। यहाँ पर रूपवत्वे सती स्पर्शवत्वा यह हेतु है। अब क्या हो गया? रूपवत्वम ये विशेषण है और स्पर्शवत्वम विशेष है। क्या है? रूपवत्व कौन विशेषण है और कौन विशेष है? सप्तम्यंत विशेषण समझना चाहिए। सप्तम्यंत रूपवत्वम है तो वह विशेषण है और स्पर्शवत्वम विशेष है। अब देखो पक्ष में विशेषण न रहना ये विशेषण सिद्ध है। आपने देखा होगा वायु का लक्षण क्या बताया? रूप रहित स्पर्शवान वायु, अर्थात वायु में रूप नहीं है, रूपवत्व नहीं है, स्पर्शवत्व है लेकिन रूपवत्व नहीं है। तो विशेषण पक्ष में नहीं रहा तो क्या ये तो हो गया समझ में आया कि नहीं? विशेषण पक्ष में नहीं रहा तो वह बन गया विशेषणासिद्ध। समझ में आता है ना? वो कोमा में जा रहा है, मुझे पुस्तक मिलेगा कि नहीं? आगे देखो इसके पश्चात वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व स्पर्शवत्वात् इत्यत्र रूपवत्व विशेषणस्य वायु अवृत्तेः है ना? वायु में न रहने के कारण तद विशिष्ट स्पर्शवत्वस्यापि अवृत्तित्वेन है कि नहीं? विशेषण ही नहीं रहा तो विशेषण से विशिष्ट हेतु भी नहीं रहा। कैसे क्या कहेंगे हम? विशेषण सिद्ध तस्य स्वरूपा सिद्धत्वम। वो हेतु भी पूरा हेतु भी स्वरूप सिद्ध हो गया, इसे हम बोलते हैं विशेषण सिद्ध। क्या कहेंगे? विशेषण सिद्ध। तो अब देखिए आगे, अब दूसरी बात चौथे विशेष सिद्ध के लिए क्या है? विशेष सिद्ध। विशेष सिद्ध के लिए बस हेतु में आगे पीछे करना है। स्पर्शवत्व को विशेषण बनाओ और रूपवत्व को विशेष्य बनाओ। क्या बनाओ? पूरा अनुमान वैसे रहेगा। क्या कहेंगे? वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात् स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात् ये बताया गया। तो यहाँ पर स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात्, इसमें हेतु क्या है? स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात्। स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात्। स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात्। इसमें रूपवत्व क्या है? विशेषण विशेष हो गया इसमें। और स्पर्शवत्व क्या है? विशेषण। आगे पीछे जब बदलेंगे विशेषण हमको कौन सा करना है अपने ऊपर है ना। यहाँ पर क्या है? रूपवत्व विशेष है, विशेषण क्या है? स्पर्शवत्व ये हो गया विशेषण है ना।
तो यहाँ पर बताओ, अब वायु है पक्ष, पक्ष में कौन नहीं है? अब विशेष कौन? रूपवत्व नहीं, रूपवत्व अर्थात रूप वायु में नहीं है। तो ये क्या कौन सा हो गया? विशेषा सिद्ध हो गया या? तो इसे कहेंगे विशेषा सिद्ध। तो देखो, तुरियो यथा अत्र एव अर्थात इसी ही अनुमान में, जो 3 नंबर का अनुमान था उसी अनुमान में ही विशेषण विशेष वैपरीत्येन हेतु क्या करेंगे रे? अरे विशेषण और विशेषण और विशेष इन दोनों में वैपरीत्य करेंगे। अर्थात जो विशेष आगे था स्पर्शवत्व, उसे विशेषण बनाओ, और जो रूपवत्व हेतु था उसे विशेष बनाओ। तो पढ़ो क्या हो गया? अत्रैव विशेषण विशेष वैपरीत्येन हेतुः। अत्रैव इसी अनुमान में वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वा, इसी अनुमान में विशेषण विशेष वैपरीत्येन विशेषण को और विशेष्य को विपरीत करने से हेतु बना। तो यहाँ पर बनाया नीचे स्पर्शवत्वे सति रूपवत्व, ऐसा किया। तो इस हेतु में हम क्या होगा? वैपरीत्येन तस्य स्वरूपा सिद्धत्वं तु विशेषा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भावात् इति बोध्यम। अब यहाँ पर स्वरूपा सिद्ध समझना है, लेकिन कैसे? सोना नहीं रे, खड़े रहना। देखो, ये हेतु स्वरूपा सिद्ध है, तो ये स्वरूपा सिद्ध है, लेकिन इसमें स्वरूपा सिद्धत्व कैसे है? कहा कि विशेष जो रूपवत्व उसका अभाव पक्ष में, विशेष जो रूपवत्व उसका अभाव है, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। पता है क्या? ये आपको ही बताते हैं। अभाव कैसा होता है? देखिए, कई जगह पर उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, समझो दोनों का भी अभाव हो गया, तो ये हेतु कैसा है? विशिष्ट हेतु है। कैसा है? विशिष्ट हेतु। कहीं कहीं पर उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, क्या कहते हैं? उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। देखो, विशिष्टाभाव, विशिष्टाभाव किसका अभाव? हेतु का, विशेषण और विशेष का। तो विशिष्ट है उसका अभाव। तो एक अभाव होता है उभयाभाव प्रयुक्त अभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। क्या लिखा? उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, अर्थात उभय अर्थात दोनों, विशेषण और विशेष, दोनों के अभाव से होने वाला अभाव विशिष्टाभाव है कि नहीं? इसके दोनों के अभाव से अभाव क्या होगा? रूपवत्व का अभाव और बोलोगे दोनों का अभाव। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये कैसा अभाव हो गया? प्रयुक्त विशिष्टाभाव। उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। कैसा भाव है? ये कौन सा भाव हो गया? दोनों के विशेषण और विशेष, इन दोनों के अभाव से प्रयुक्त भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। अच्छा, एक हो गया। दूसरा है, एक विशेषण भी नहीं होगा तो विशिष्ट नहीं रहेगा ना। जैसे विशेषण, एक विशेषण ही नहीं है तो विशिष्ट सिद्ध नहीं होगा। तो भी क्या होगा? विशेषण भाव प्रयुक्त, विशेषण भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव। क्या है? विशेषण भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव। देखो, मैं आपको बोल देता हूं, आप मुझे बताओ ये कौन सा भाव है?
रूपवत्वं नास्ति ते स्पर्शवत्वं नास्ति रूपवत्वं अस्ति स्पर्शवत्वं नास्ति रूपवत्वम अस्ति। तो कौन सा हो गया? विशेषण भाव प्रयुक्त विशेषण। कौन सा हो गया? भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। रूपवत्वम नास्ति आणि कौन सा है? स्पर्शवत्वम नास्ति रूपवत्वम अस्ति। कौन सा भाव? विशेषण भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। अब देखो रूपवत्वम नास्ति स्पर्शवत्वम अस्ति विशेष भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव। ध्यान दीजिए रूपवत्वम नास्ति स्पर्शवत्वम नास्ति। क्या बोलोगे? स्पर्शवत्वम नास्ति रूपवत्वम अस्ति स्पर्शवत्वम अस्ति रूपवत्वम नास्ति। ध्यान में आए ना? ये ऐसे अभाव 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना? अच्छा, अब यहाँ पर जो अभाव आ रहा है कौन सा विशिष्ट भाव आ रहा है? विशेषणाभाव प्रयुक्त विशेष भाव प्रयुक्त विशेषता भाव। क्योंकि विशेष कौन है? रूपवत्व। रूपवत्व का भाव किसमें है? वायु में। तो यह भाव कैसा हो गया? ये लिखा तस्य रूपा भाव तस्य स्वरूपा सिद्धत्वं च विशेषा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भावत्वा। विशेषा भाव प्रयुक्त जो विशिष्टा भाव होने से यह स्वरूपा सिद्ध हेतु है। इस तरह से स्वरूपा सिद्ध का विचार हुआ। एक शुद्धा शुद्ध, दूसरा भागा सिद्ध, तीसरा विशेषणा सिद्ध, चौथा विशेषा सिद्ध। ये ध्यान में है ना? ये बहुत अच्छा पहले है, अच्छी तरह से ध्यान में आता है क्योंकि अच्छा लगता है ना। अब इसके बाद थोड़ी बुद्धि को घुमाने वाला एक आता है, उसे हम कहते हैं व्याप्यत्व सिद्ध। क्या है? व्याप्यत्व सिद्ध। तो व्याप्यत्व सिद्ध का विचार करेंगे। बोलो भाई। लेकिन सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध किसे कहते हैं? अब बूढ़े होने के बाद ज्यादा बुद्धि खराब हो जाएगा। देखो सोपाधिक हेतु क्या होता है? व्याप्यत्व सिद्ध है ना? सोपाधिक हेतु क्या है? व्याप्यत्व सिद्ध। अब व्याप्यत्व सिद्ध का लक्षण कर रहे हैं, कितना कंठस्थ करिए कि साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम व्याप्यत्व सिद्धत्वम ये लिखा है ना? उपाधि ठीक है। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। उपाधि से हेतु को व्याप्यत्व सिद्ध कहते हैं। लेकिन उपाधि ध्यान में रहनी चाहिए जो साध्य की अपेक्षा से व्यापक है और साधन की अपेक्षा से अव्यापक है। साधन की अपेक्षा से कम देशों में रहती है और साध्य की अपेक्षा से अधिक देशों में रहती है। वो उपाधि ढूंढ लेना। जैसे एक अनुमान आपके लिए दिया, पर्वतो धूमवान वन्य है। वे विचारी पीछे दिया था ना? वही दिया पर्वतो धूमवान वन्य है। पर्वतो धूमवान वन्य है। ये पर्वतो धूमवान वन्य है। ये तो क्या हो गया? वन्य। पक्ष क्या हो गया? साध्य क्या हो गया? धूम। यदि भाग्यवान था छाड़ी साध्य जाए
वाणमान हो तो उसको छोड़ो, फिर बच्चों में साध्य को समझो। साध्य क्या है? धूम। पक्ष क्या है? और यहाँ पर अब एक उपाधि लगाएंगे। उपाधि आपको ढूंढनी है, कौन सी लग सकती है कौन सी नहीं। तो देखो, एक आर्द्रेंधन संयोग। क्या किया? आर्द्रेंधन संयोग। आर्द्रेंधन संयोग। आर्द्र अर्थात गेली, ईंधन अर्थात लकड़ी, संयोग अर्थात संयोग। गीले लकड़ी का संयोग। जहाँ जहाँ गीली लकड़ी का संयोग होता है अग्नि के साथ, वहाँ वहाँ ये धूम निकलता है ना। सूखी लकड़ी से धुआं नहीं निकलता, गीले लकड़ी से धुआं धुआं आकाश में होता है, ठीक है नहीं। तो आर्द्रेंधन का संयोग, अभी इसको हम उपाधि बना रहे हैं। साध्य क्या है? धूम। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रेंधन संयोग है, सब जगह पर है ना। यत्र जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ आर्द्रेंधन संयोग होता है। तो साध्य हो गया धूम। धूम की अपेक्षा से व्यापक कौन हो गया? आर्द्रेंधन संयोग, है कि नहीं। साध्य व्यापक कौन हो गया? आर्द्रेंधन संयोग, साध्य व्यापक हुआ। और साधन कौन है? वन्य। जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ आर्द्रेंधन संयोग है। क्या देखो, का अयोगोलक में, अयोगोलक में वन्य है लेकिन आर्द्रेंधन संयोग, तो वन्य की अपेक्षा से कम देशों में रहेगी नहीं, इसके अपेक्षा से अव्यापक, और ये साध्य की अपेक्षा से व्यापक है। जो साध्य की अपेक्षा से व्यापक है, साधन की अपेक्षा से अव्यापक है, वही है उपाधि। तो यहाँ पर उपाधि बनी आर्द्रेंधन संयोग। और जो जो उपाधि होती है, उपाधि वाला हेतु, अभी वन्य हेतु कैसा बन गया? उपाधि वाला। क्या बन गया? इसलिए वो हो गया सोपाधिक। और जो सोपाधिक होता है वह व्याप्यत्व सिद्ध होता है। और ये व्यापकत्व और अव्यापकत्व, इन दोनों के व्याख्यान में अभी नहीं करूंगा, लेकिन आपको लक्षण कंठस्थ करने के लिए अवश्य बताऊंगा। तो बोलिए, देखिए, बोलिए। साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधन समानाधिकरण साधनवन्निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम साधनवन्निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम इन दोनों को कंठस्थ करिए, बाकी का सरल।